हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग मित्रों। आज हमारा मिडवल हिस्ट्री का जो है वो लास्ट जो है वो पार्ट है और इसके बाद जो है वो हमारा कुछ दिन तक वो हिंदी चलेगा। आर ओ आर ओ जो कि आर ओ आर ओ BDO एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि आपको हमारा हिंदी का फुल कोर्स मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और यदि आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो 499 में RO और वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर और आपका क्या कहते हैं मेंस का पेपर एंड PT के लिए भी जो है वो सारे पेपर और फुल कोर्स जो है वो आपको 499 में आपको मिलेगा। वो हमारे ऐप पर है। आप इसमें जो है वो आपकी जो तैयारी होगी वो इस तरीके से कराई जाएगी कि जिससे आपके हिंदी के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। जब मैं आपको हिंदी सॉल्व कराऊंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी होगी। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो मेंस का क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें आपको एडमिशन लेने कितना फ़ायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, जो इसमें हमारा 100 डेज़ का प्रोग्राम है और वो इस तरीके से जो है प्रोग्राम बनाया गया है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, हम लोग सोच रहे थे हमारी टीम कि जो लगातार आंसर्स में गलतियां आ रही थी स्टूडेंट के, जो है वो आंसर में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो भी सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें उसके किसी भी टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्हें कुछ मतलब एक बेसिक नॉलेज नहीं थी। तो इसके लिए हमारे द्वारा जो है वो मेंस क्रैश कोर्स प्रोग्राम 100 डेज़ का चलाया जा रहा है, जो कि आपके PT से 60 डेज़ पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपको PT पे फुल फोकस करने का पूरा मौका मिले 2 महीने का। तो फ्रेंड्स, ये क्या होगा कि इस प्रोग्राम में आपको टॉपिक वाइज जो है ना वो आपके नोट्स दिए जाएंगे, मतलब नोट्स बनवाए जाएंगे जो आप से ही बनाए जाएंगे। उसमें करंट के फैक्ट ऐड कराए जाएंगे। आपको कैसे किसी टॉपिक का कैसे आंसर लिखना है। जैसे सपोज कि अगर आर्ट एंड कल्चर है तो इसके आंसर आपको कैसे लिखने होंगे। अगर IR है तो IR के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। यदि कोई किसी क्वेश्चन में पूछता है कि भारत और चीन के जो है के सामरिक महत्व, तो सामरिक महत्व का मतलब इस टर्म्स का क्या मतलब है। यदि जैसे अभी हमारे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे चीज़ें जो है वो साझा करने का से क्या रिश्तों में क्या सुधार आएगा। तो इसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहते हैं। हार्ड पावर डिप्लोमेसी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसके टर्म्स है, क्या हमारा जो भारत नेपाल रिश्तों का क्या इतिहास रहा है, भारत पाकिस्तान रिश्ते का क्या इतिहास रहा है, बांग्लादेश के साथ भारत के क्या, मतलब ये बेसिक टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तभी आप जो है वो करंट से रिलेटेड आपको आंसर उसको कोट करके लिख सकते हैं। यदि आपको आपको इतिहास नहीं पता है, इनके बेसिक टर्म्स नहीं पता, तो पहली बात तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझ सकते। और ये केवल IR में ही नहीं है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से लेके सभी पेपर में, एथिक्स तक के सभी पेपर में है। इवन ऐसे में भी, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हम लेकर आए हैं, जिससे जो है वो आपको छोटे छोटे टॉपिक में हम आपको बांट कर बताएं कि हाँ ये आपका सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है, ये टॉपिक है, इसका आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। और उसके बाद उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे शॉर्ट में। फिर हम आपको आंसर लिखना, कम से कम 3-4 आंसर एक टॉपिक से, जैसे आर्ट एंड कल्चर से 4-5 क्वेश्चन के आंसर हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि आपका क्या। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट, बहुत से ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग देखे हैं जो आपको आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं प्रिंटेड आंसर में आपको नहीं पता चल पाता है कि आपको किस तरह से डायग्राम बनाना, क्या आंसर लिखना है। प्रिंटेड वो जो देखते हैं मैटर, वो आंसर नहीं होता, एक्चुअली वो कंटेंट होता है। जो आपको क्वेश्चन पूछा और कंटेंट दे दिया। कंटेंट तो बहुत उपलब्ध है आपके पास, नेट पे डालेंगे तो भारत नेपाल संबंध अगर आप डालते हैं तो आपके पास इतने कंटेंट है कि पूछो मत। पर आपको अपने आंसर में उसे कैसे ढालना है, ठीक है, कैसे कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, कितने पॉइंट डालने हैं, क्या डायग्राम बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही चीजें हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत
थोड़ी सी फीस में, मतलब बहुत कम शुल्क में है। और प्राइस जब ड्रॉप होगी तो इसका जो है वो 3,000 के अंदर ही ये फीस होगी। और आप जल्द से जल्द 25 दिसंबर के बाद, जहाँ तक है मुझे लगता है इसके प्राइस ड्रॉप होंगे और आपके 1 जनवरी तक रहेंगे, तो आप इसी बीच एडमिशन ले लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 100 डेज में आप वो सीखेंगे जो अब तक आप नहीं सीखे हैं। चाहे आप मेंस दे रहे हो अब तक लगातार और आपको सफलता ना मिल रही हो, या आप पहली बार मेंस मतलब कि देने वाले हो, प्रारंभिक परीक्षा मतलब आप पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हो, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके जो भी स्टूडेंट है, सब के लिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है, इसको पढ़ने के साथ साथ आपके पीटी के टॉपिक भी कवर होते जाएंगे साथ साथ। कुछ भी पढ़ना आपके लिए अननेसेसरी नहीं होगा। आपको अभी से मेंस के पीटी के साथ मेंस पर 2 घंटे से 3 घंटे रोज देना होगा, हर हाल में देना होगा, तभी आपको जो है वो फाइनल जो है वो रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो फिर कुछ भी हो नहीं सकता है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, मार्केट बहुत ज़्यादा है, पर आपको क्या कहाँ पे एडमिशन लेना है, कैसे करना है, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आप पहला जो प्रश्न है वो शुरू करते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, आप बताइए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अहर, दूसरा ऑप्शन है हमारा विश्वास, तीसरा ऑप्शन है हमारा सूबा, और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो है सरकार। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जो है वो सरकार के नाम से जाना जाता था। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको आप याद करे रहिएगा। ठीक है, कि मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? सहनाए पील, मीर बख्शी, वजीर और सवाहेनिगार। तो मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। ठीक है, सभी काल में जो है वो अलग अलग टर्म्स, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो वही है। मुगल काल में सेना के प्रधान, अच्छा यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो मुगल काल में जो है वो किसे चिकित्सक नियुक्त किया था? बर्नियर को, करेरी को, मनुची को, ट्रेवर्नियर को। ठीक है, तो मुगल काल में एक जो है वो इटली का यात्री था, ठीक है, मनुची। ठीक है, मनुची को जो है उसका चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये जो है वो 1659 ईस्वी के लगभग जो है वो मुगल काल में जो है एक चिकित्सक के रूप में आया था। ठीक है, पहले इसने जो है ना वो जो है कहते हैं कि दारा सिकोह की सेना में जो है ना एक तोपची था। पहले मनुची दारा की सेना में एक तोपची था, फिर बाद में उसकी मृत्यु के बाद जो है वो 1659 ईस्वी के करीब जो है वो एक जो मनुची एक चिकित्सक बन गया। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था? मुहतसीब किसे कहते थे? ठीक है, तो सेना का अधिकारी, जैसे शिवाजी के मतलब मराठा जो है राज्य में भी उस मुहतसीब किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। सॉरी, एक मिनट। मुगल प्रशासन में मुहतसीब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार का अधिकारी। तो मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था बताइए। चलिए आप अपने ऑप्शन को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन था। मुहतसीब जो है वो लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, लोगों के मुंह को देखता था कि लोगों के आचरण कैसे, उनके मुंह से जो है वो ट्रिक, जो मतलब एक ऐसे ही जनरल ट्रिक कि लोगों के मुंह को देखकर उनके आचरण के बारे में पता करने वाले को मुहतसीब कहते थे। मुहतसीब अर्थात लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी क्योंकि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, ठीक है, सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक, देखिए मनसबदारी प्रथा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। जब मतलब
हमारे फाउंडेशन बैच में या पीटी बैच में जो लोग भी अभी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीच में अभी क्लासेस ब्रेक हुई हैं बट अभी फिर से कंटिन्यू होंगी, तो जो उसमें मनसबदारी व्यवस्था है उसको मैं अलग से बताऊंगी एकदम स्पेशल क्लास में एक, क्योंकि इससे मुझे लगता है हर एक 2 साल में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और मनसबदारी व्यवस्था इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अपने एसे में, आंसर राइटिंग में कहीं भी कोट कर सकते हैं, कहीं भी इसको जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको व्यवहारिक तौर पे बताई नहीं जाएंगी कि आप इसको कोट करिए, जैसे आप इसको जो है वो कहीं पे मेंशन करिए, आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको करना है। जैसे यदि मतलब कुछ ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे आंसर राइटिंग के टॉपिक आते हैं, तो यह आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप वहाँ पे जो है वो अकबर की कुछ व्यवस्था जो इम्पोर्टेंट है, अशोक के काल के जो प्रशासनिक सुधार थे वो आपके लिए कुछ आपको लगते हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सातवाहनों के समय के, गुप्त काल के, या फिर कहते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी की कुछ जो सैन्य व्यवस्था थी, ठीक है। तो आपको जिसके काल की जो व्यवस्था, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने खैराती अस्पताल करवाया था, पेंशन का व्यवस्था करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके की यदि उसकी कुछ चीज़ें को अगर आपको मेंशन करवाना हो, अकबर ने जो है वो लोगों के लिए जो है मुफ्त के भोजन की व्यवस्था करवाई थी, तो इस तरह से यदि जैसे खाद्य सुरक्षा है तो आपको इन चीज़ों को वहाँ पे कोट करना होगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विशाल अन्नागार का की व्यवस्था कराई थी कि यदि उसके काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल आया था और फिर उसने जो है वो राजकीय अन्नगार से जो है वो लोग इतना ज़्यादा पर्याप्त जो है उसके पास अन्न था कि उसने जो है वो इन 12 वर्षों के अकाल में जो है वो लोगों की सहायता वो करने में मतलब सिद्ध हो, एक तरीके से सफल हो सका। तो इस वजह से, और इसका फिर इतिहास के पन्नों पे पूरा विवरण है। तो यदि अगर आपको खाद्य सुरक्षा की बात पे आप ऐसे लिखते हैं ना, तो और खाद्य सुरक्षा बहुत बड़ा मैटर है, वर्तमान में एक बहुत बड़ा मैटर है कोविड के बाद से, तो फिर आपको वहाँ पे उसे कोट करेंगे। यह टोटली आपके विवेक पर निर्भर करता है। और हम आपको कहते हैं ना कि एक तो होता है कि मतलब कि बुद्धि मतलब नेचुरल है कि जो आपको ऐसे ही, जो कुछ लोगों में भाई कुछ ऐसे नेचुरली जो है चीज़ों की सोचने समझने की क्षमता बहुत, ग्रेस्पिंग पावर बहुत जो है वो तेज होती है, और जिनकी नहीं हो पा रही है वो प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कि हम उन्हें खुद ही, जैसे अभी हमने बताया कि आपको कहाँ से चीज़ों को लेना है इतिहास में, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू हम उनको कराएंगे। तो कराने के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ करा रहे हैं, पर जो यहाँ पे मिलेगा ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, वो एक्चुअली मुझे विश्वास है इसलिए कह रहे हैं। अब तक जो काम किया है, जो लोगों में रिस्पॉन्स देखा है, जो सुधार हो रहा है, उससे इंस्पायर होकर ही बोल रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो किस लिए लागू की गई थी? कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अब बात करते हैं थोड़ी सी मनसबदारी प्रथा की, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था को लागू सबसे पहले किसने चालू किया था? अशोक ने, सॉरी अकबर ने। आप कहेंगे अशोक कहाँ से आ गया? अकबर ने कब किया था, ठीक है। तो अपने शासन काल के 11वें वर्ष, और वो 11वां वर्ष कौन सा था? 1567, ठीक है। इस जो है वो लागू किया था। इसकी मनसबदारी जो है व्यवस्था थी किस पद्धति पे आधारित थी? दशमलव पद्धति पे। किस पद्धति पे आधारित थी? दशमलव पद्धति पे। शॉर्ट में बताएंगे, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। अब ये लिया किससे था, ठीक है। तो इसको जो है वो मनसबदारी व्यवस्था चंगेज खां की मनसबदारी व्यवस्था से प्रभावित थी, ठीक है। किससे प्रभावित थी? चंगेज खां की मनसबदारी व्यवस्था से प्रभावित थी, परंतु उसको भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? साफ सुथरा प्रशासन, ठीक है। राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ और सशक्त बनाना, ठीक है, सुदृढ़ और सशक्त बनाना। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे क्या कहते हैं कि इसके माध्यम से अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी और सैनिक अधिकारी तीनों को एक दूसरे से संबद्ध कर दिया गया। अमीर वर्ग, इसको समझना बहुत जरूरी है। अमीर वर्ग
सिविल अधिकारी, अमीर वर्ग सिविल अधिकारी और सैनिक अधिकारी जो है उन्हें एक दूसरे से संबद्ध कर दिया। ठीक, अब बात आती है कि इसमें क्या होता था कि मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति और उसका निलंबन जो है प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता था? बादशाह द्वारा किया जाता था। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, सारी चीजें मैं लिख नहीं सकती। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इनका पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता था, वंशानुगत नहीं होता था। ये पहले क्वेश्चन भी आया था। इनका पद जो है वंशानुगत नहीं होता था। बादशाह के द्वारा जो है मनसबदारों के अधिकारों एवं सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता था। ठीक है, जिनमें व्यक्ति अपने गुणों एवं साम्राज्य के जो है वो निष्ठा के आधार पर मनसब जो है वो प्राप्त करता था। ठीक है, और फिर जो है वो मनसब में जो जात और सवार जो है वो की व्यवस्था की थी कि मतलब जात और सवार के पद होते थे। मतलब इसको कहते थे कि इसको मनसब की जो है वो द्वैध व्यवस्था कहते थे, जिसमें जात और सवार थे। ठीक है, जात और सवार के पद जो है वो दिए जाते थे। जात पद से मनसबदार के वेतन और उसकी पद स्थिति का बोध होता था। ठीक है, जो जात होता था, जात से मनसबदार के वेतन व उसकी पद स्थिति का बोध होता था। ठीक है, और सवार क्या होते थे यदि बात की जाए कि सवार की, ठीक है, तो जात से तो मनसबदार के वेतन उनकी पद स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार जो है घुड़सवार की मतलब घुड़सवार दस्ते की संख्या। ठीक है, ठीक, तो ये जो है द्वैध व्यवस्था पे आधारित थी, जिसमें जात और सवार के पद मतलब जात और सवार के जो है वो पद होते थे। ठीक है, जात पद जो है मनसबदार के वेतन और उनकी पद स्थिति को बताता था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमें आता है, जात जो है किसका क्या बताता है आपके जो है वो वेतन और उनकी पद स्थिति, जबकि सवार जो है घुड़सवारों की संख्या को बताता था। ठीक है, अब इसी के आधार पर आगे जो है डिवीजन होता रहा है सबके शासनकाल में, अलग अलग शासनकाल में, तो इसको आप फिर आगे जब करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल के लिए मनसबदारी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन आगे ये भी पूछ सकता है कि अकबर ने अपने शासनकाल के कौन से वे वर्ष जो है वो कहते मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, या किस वर्ष शुरू की थी, तो ये भी आप कर सकते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। मुगल काल क्या उस समय के कह सकते हैं कि जो इंडिया में थी उनमें सभी के राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है वो, हाँ उनका छोड़ दो अगर कहा जाए मराठों की, क्योंकि मराठा जो है उनके राज्य का आय का काफ़ी बड़ा स्रोत जो है वो लूटपाट से, पड़ोसी राज्यों के लूटपाट से मिलता था। तो उनकी बात अगर ना की जाए तो बाकी सब की राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या था? भू राजस्व था। तो ये केवल एक कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। माल किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का और उपयुक्त में से कोई नहीं। माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माल जो है वो भू राजस्व को कहते थे। ठीक, चलिए, माल आया मतलब भू राजस्व आया, यही था। मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो इसका एक है कि तंबाकू जहां में बंद कर दिया, तंबाकू जहां से बंद कर दिया। जहां से क्या है ऑप्शन में? जहांगीर, तो बस जहांगीर मारिए और निकल लीजिए आगे।
मुगल प्रशासन में मदद ए माशा इंगित करता है। हम ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन नहीं बताते, आपको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप ऑप्शन में उलझ के गलत ना करें, एक छोटी सी ट्रिक को अपनाएं और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, मतलब एग्जाम को आसान बनाएं। चलिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मासा इंगित करता है। मदद ए मासा किसको इंगित करता है? चलिए, टोल टैक्स को, चुंगीकर को करता है। चलिए बताइए किसे करता है? विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मासा, मतलब जो विद्वानों को राजस्व कर से मुक्त भूमि दी जाती थी उसके लिए मदद ए मासा। सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन को या बुआई कर को, कल्टीवेशन टैक्स को। तो मुगल प्रशासन में मदद ए माशा किसको कहते थे? अनुदान की भूमि को। ठीक है, जो अनुदान वाली जो भूमियां होती थी जो विद्वानों को जाती थी उसको कहते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए, कथन और कारण मेरा फेवरेट टाइप ऑफ प्रश्न, मुझे बहुत सही लगता है। इसको किया जाए। चलिए, अब मैंने जो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताया था, क्या वो इस प्रश्न को सॉल्व करने में सहायक सिद्ध होगा? देखते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, बिल्कुल थी। किसके काल से शुरू हुई थी? अकबर के काल से शुरू हुई थी। पहला वाला तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। चलिए बताइए, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। किस आधार पर होता था? मैंने ये आपको बताया एक भी बार कि योग्यता के आधार पर होता था। योग्यता उनका कोई मानदंड नहीं था। जो अमीर वर्ग थे, सैन्य अधिकारी थे, ठीक है, उनको जो है वो सबको आपस में उनमें से ही चयन किया जाता था। ठीक है, मनसबदारों का। इसमें योग्यता का कोई पैमाना निश्चित रूप से नहीं था। ठीक है, बाद में जो है वो अगर प्रमोशन के लिए जो है योग्यता वगैरह को देखा जाता था, बाकी स्टार्टिंग में कोई ऐसी योग्यता का एक मतलब पैमाना नहीं होता था। इसलिए कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में से कथन ए बी के व्याख्यान को पढ़े और कौन सा कूट सही है? चलिए बताइए। अच्छा, ये फिर वही कथन और कारण वाला ही है। अगेन, सभी मनसब सेना के पदाधिकारी नहीं होते, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। चलिए बताइए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मनसब थे वो सैन्य अधिकारी भी हो सकते थे, कोई जो है वो अमीर भी हो सकते थे, मतलब राज्य के कोई अमीर वर्ग, या कोई सिविल अधिकारी भी हो सकते थे। तो सभी जो है वो सैन्य पदाधिकारी तो होंगे नहीं। ठीक है, तीनों वर्ग के हो सकते हैं। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसब होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ठीक है, तो कारण तो सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, पर उसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है ना। सभी मनसबदारी सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, क्योंकि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। नहीं, ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। अच्छा, इसमें कारण वाला मैटर दिया भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो चलिए, ये लगता है हाँ राजस्थान का, अपने यूपी का नहीं है। निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? और कौन हो सकता है? मुगल काल अगर हम पढ़ रहे हैं तो अकबर ही होंगे, हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? चलिए चित्रकला पे थोड़ा फोकस किया जाए। क्या हो रहा है जी? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्र उपयुक्त में से सभी। तो मुगल काल में जितने भी ये थे, युद्ध, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्र, सब कुछ जो है वो कराया जाता था, सभी के चित्र बनवाए जाते थे। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? ठीक है, किस कलम पर मुगल चित्रकला का? पहाड़ी पर, राजस्थानी पर, कांगड़ा पर, काली घाट पर। किस पे मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो काली घाट पर नहीं पड़ा है। बाकी पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा तीनों पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा है।
ठीक है। दस्तान ए अमीर हमजा, दस्तान हमजा भी कह सकते हैं, का चित्रांकन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? अब्दुल समद मंसूर, मीर सैयद अली और अबुल हसन। तो सबसे पहले तो मीर सैयद अली और अबुल हसन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, पर दस्तान हमजा का चित्रांकन किसने किया था? अब्दुल समद ने किया था। अब दस्तान हमजा के बारे में देख लेते हैं कि अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। ग्रंथ थे जिन पर चित्रण जो है वो दस्तान हमजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें सर्वप्रथम दस्तान अमीर हमजा था। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना जो है वो शुरू हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि दस्तान हमजा शुरू कब हुआ था, तो जो है वो हुमायूं के काल में, ठीक है, हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और उसके बाद अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। मतलब अब्दुल कादिर बदायूनी शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में 15 वर्ष लगे थे, जिसमें पहले मीर सैयद अली और अब्दुल समद की देख रेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया, जिसमें लगभग 1200 से 1300 चित्र थे। तो जो है वो कहते हैं कि मतलब मीर सैयद अली और अब्दुल समद की देखरेख में हुआ था, जिसमें मेन जो चित्रांकन जो है वो अब्दुल समद के द्वारा जो है वो किया गया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, किसके काल में हुई थी? हुमायूं के। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? अब्दुल समद, अबुल हसन, अक्का-रिजा और मीर सैयद अली। तो जहांगीरी चित्रकारों के नाम बताइए। मीर सैयद अली तो हुमायूं के समय और अकबर के समय थे, ठीक है, और अब्दुल समद भी। तो बचे यह अबुल हसन, जिनको नादिर उल हसन की उपाधि दी थी, नादिर उल अशर की उपाधि दी थी, नादिर उल जामा की उपाधि दी थी, सॉरी, और नादिर उल अशर की तो जो है वो मंसूर को दी थी, और अक्का-रिजा, ठीक है। अब देख लेते कुछ और जो चित्रकार की बात करते हैं। तो इसमें जो अबुल हसन हो गया, और जो है मंसूर, जिसे नादिर उल अशर की उपाधि दी थी, ठीक है। फारूक बेग जो है वो जहांगीर के समय का चित्रकार था। फिर उसके बाद बिशन दास था, बिशन दास जो है वो, अक्का-रिजा तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद माधव, मनोहर, गोवर्धन, तीनों थे, माधव, मनोहर और गोवर्धन, ये सभी, जिसमें मंसूर, फारूक बेग और बिशन दास, अबुल हसन, अक्का-रिजा, ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन्हें तो आप निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 और 3 वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलिए। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला के लिए, चित्रकला के लिए, युद्ध शैली के लिए, मूर्ति कला के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है किशनगढ़ शैली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके चित्रकला के लिए, चित्रकला की किशनगढ़ शैली होती है। अकबर के शासनकाल में, एक मिनट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित था, कौन कौन था? तानसेन, हरिदास, सूरदास और विलास खां, ठीक है। तानसेन, हरिदास, सूरदास और विलास खां, कौन कौन सम्मिलित था? 1 2 2 3, 1 2 3, सभी चारों। तो अकबर के जो है वो ध्रुपद गायकों में तानसेन और हरिदास थे, सूरदास और विलास खां नहीं थे। आपको पता होना चाहिए, 1 और 2 वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? चलिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लास से। हुमायूं नामा की जो है वो रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेशा का फारसी में अनुवाद किया था? अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हितोपदेशा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोर ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने और ताजुल मासिर ने, ठीक है। किसने किया था हितोपदेशा का फारसी में अनुवाद? ठीक है, बताइए। हितोपदेशा का फारसी में अनुवाद जो है वो आपके ताजुल माली ने किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हितोपदेशा का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो है हितोपदेशा का जो फारसी में अनुवाद था उसे मुफर्रीह उल कुबूल के नाम से जाना जाता है।
याद करना ही इतना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी देख लीजिए आप लोग। मुफर्रीह मुफर्रीह उल कुबूल कु सॉरी कुबूल नहीं, कुलूब, एक मिनट, मुफर्रीह उल कुलूब, कुबूल कुलूब में कंफ्यूजन होता है, कुलूब, मुफर्रीह उल कुलूब, हाँ ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, ताजुल माली। ठीक, चलिए सुमेलित करना है पुस्तकें या उनके लेखक। आलमगीर नामा, तबकाते अकबरी, चहार चमन, हाँ, और इकबाल नामा जहांगीरी। ठीक है, इनके इनके लेखक जो है वो सबके बताना है आप लोगों को। ठीक है, आलमगीर नामा, ठीक है, आलमगीर नामा के लेखक कौन हैं? आलमगीर नामा के लेखक हैं आलम मिर्जा, एक मिनट, मुंशी मोहम्मद काजिम। ठीक है, मुंशी मोहम्मद काजिम है। आलमगीर नामा के जो लेखक हैं वो मुंशी मोहम्मद काजिम हैं। तबकाते अकबरी के तो इम्पोर्टेंट है भाई। तबकाते अकबरी के कौन है? निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। इनमें से तो अभी कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट, किसी में ऐसा तो नहीं है। ये वाला डी वाला ऑप्शन समझ में आ रहा है। 2 का 4। चहार चमन के तो इम्पोर्टेंट है, चहार चमन वाले भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो मिला हुआ है ना, चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल नामा जहांगीरी के जो है वो मोतमीद खां भी कहते हैं। तो इसमें जो है मुअत्तमद खां लिया है। ठीक है, तो मुअत्तमद खां, वैसे अगर कहीं मोतमीद खां भी दिया है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आलमगीर नामा के मोहम्मद काजिम हैं। ठीक है, मोहम्मद काजिम याद रखिएगा, आलमगीर नामा के मोहम्मद काजिम हैं। तबकात, इसमें चारों किताबें वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तबकाते अकबरी के निजामुद्दीन अहमद है, तबकाते अकबरी के निजामुद्दीन अहमद है। चहार चमन के तो च से चहार चमन है और च से चंद्रभान ब्राह्मण है, इसलिए ये वाला। अब च से कुछ और होगा तो उसको भी मत जो है वो जोड़ लीजिएगा। च से चहार चमन है, पर च मतलब जब मिलाने के लिए आएगा या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो दिमाग में थोड़ा सा चंद्रभान ब्राह्मण याद रहेगा ना, तो वही उस नाम से याद करें कि च से चहार चमन है, च से चंद्रभान ब्राह्मण है, और इकबाल नामा जहांगीर की जो है वो मुअत्तमद खां है। ठीक है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अपना इतिहास देखिए और देखकर बताइए कि अब्दुल हमीद लाहौरी कहाँ हैं, कौन है। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत और विश्वास पात्र था। मोहम्मद शाह के शासनकाल का इतिवृत्तकार एवं कवि था। तो नहीं, शाहजहां के शासनकाल का ये एक राजकीय जो है वो इतिहासकार था। ठीक है, और इसने जो है पुस्तक लिखी थी पातशाह नामा, जो शाहजहां की कालीन इतिहास का वर्णन करती है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक जो है वो पातशाह नामा है, जो शाहजहां के काल के इतिहास का वर्णन करती है। अगर ये पूछ लेता है कि शाहनामा जो है वो किसके इतिहासकार का वर्णन करती है, तो शाहजहां की किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, सतर्क रहें, सावधान रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? चलिए, अच्छा सुमेलित पूछ रहा है, बाकी सब गलत है, ये तो आपको दिमाग में आ जाएगा। बाबर तुजुक ए बाबरी, बाबर तुजुक ए बाबरी, हुमायूं नामा, तो आपको पता है ये तो गुलबदन बेगम ने लिखा था ना। शेर शाह, तारीखे शेर शाही जो है वो शेरशाह सूरी ने लिखा था। नहीं, तारीखे शेरशाही जो है अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। किसने लिखा था? अब्बास खां। ठीक है, अकबर, तबकाते अकबरी किसने लिखा था? अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा है, निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद ने तो भाई यही वाला सही होगा अपना। ठीक है, और ये पता है
बाबर जो है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। और जो है वो क्या कहते हैं, तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में। ठीक है। और मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? कमेंट में कमेंट करिए, सब चीज़ हम ही नहीं बताएंगे। इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग, मुगल 10वां पार्ट है, खत समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और मजाक थोड़ी है। चलिए, अनवार ए सुहाइली ग्रंथ निम्नलिखित में से नहीं, अनवार ए सुहाइली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है, या महाभारत का, या रामायण का, या सूरसागर का? अनवार ए सुहाइली जो है वो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है वो अनवार ए सुहेली है, और इसका जो है वो अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। अनवार सुहेली का जो है वो सुहेली का अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। सबसे पहली बात, क्या नाम है उसका? अनवार सुहेली। 3 प्रश्न है, तीनों को याद कर लीजिए। ठीक है। मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? चलिए, वही वाला प्रश्न आ गया जो मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पता नहीं क्यों जो पूछते हैं वही प्रश्न बन के नीचे आ जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पास कोई दिव्य ज्ञान है, ये एक्सपीरियंस है। मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी, तुर्की, फारसी और उर्दू। तो क्या थी? तुर्की। हाँ, मुझे लगता है कि मुगल काल की जो है वो दरबारी भाषा तुर्की थी ना? नहीं, फारसी थी। समझे? आप लोगों को कंफ्यूज करने में बहुत सही लगता है। चलिए, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। निम्नलिखित मुगल शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए, जो इनका कालानुक्रम है उनको हम लोग चुना जाए, कि क्या काल में कैसे कैसे आए थे, इनको हम लोग चुन लेते हैं। चलिए, अहमद शाह अब्दाली, इनका कार्यकाल कब का था? मोहम्मद शाह का, जहांगीर का, बहादुर शाह द्वितीय का। तो ये तो आप लोग ऐसे कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे, यूं कर लेंगे, क्योंकि जो इसमें एक ऑप्शन है ना, ये जहांगीर वाला, यही नंबर 1 पे है। अब यही वाला जब ऑप्शन नंबर 1 पे, तो जाहिर सी बात है कि 3 2 1 4 हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता अपने पास, क्योंकि जहांगीर के बाद ही ये सब थे। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय और ये सब थे। तो इसको आप इजीली कर लिए, मतलब क्या बताया जाए इनका। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? 1605 से लेकर था 1628 तक था। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल। फिर मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से लेके 1748 तक का था मोहम्मद शाह का शासनकाल। ठीक है, फिर अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल, जो पानीपत की तृतीय लड़ाई में भी आया था, और उसके बाद अहमद शाह के साथ भी इसका जो है वो युद्ध हुआ था उस समय। तो अहमद शाह अब्दाली का जो है वो 1761 में। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय तो बहुत लास्ट में था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के जैसे जफर की उपाधि भी दी गई थी। तो ये 1837 लेके 57 तक था इसका शासनकाल। ये तो सबसे लास्ट में था ना मुगल शासक। तो चलिए, अपना ये वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन वाला? सी वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन ही नहीं है क्या? है तो। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, उसके बाद नीचे दिए गए कूटका से सही उत्तर को चुने। ठीक, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर। जो बाहरी लोग हमारे ऊपर आक्रमण किए हैं ना, उनका क्रम हमको लगाना है, और लगा के जो है वो उनको चुन चुन के जो है वो आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए करिए। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर। ठीक, अपना ऑप्शन चुनते रहिए, चुन चुन के बताइए। चंगेज खान कब आक्रमण कब हुआ था? इल्तुतमिश के समय हुआ था। कब हुआ था? 1210 में से लेके 1236 तक, जब इल्तुतमिश था तभी उसने आक्रमण किया था। ठीक,
उसके बाद तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर का 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय। ठीक है, इसका इल्तुतमिश शासनकाल भी याद रखिएगा, यहाँ नासिरुद्दीन महमूद के समय। ठीक है, ठीक। अब बात आती है कि ये आपका नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किसके समय पे हुआ था? जब मोहम्मद शाह, उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह गद्दी पर रहता है, तब हुआ था। ठीक है, अब अहमद शाह अब्दाली की बात। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वही पानीपत के युद्ध के समय था 1761 में। ठीक है, 1748 में आया था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इस हिसाब से नंबर 2 वाले चंगेज खां जो है वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद तैमूर नंबर 2 पे आ जाएंगे, फिर ये नंबर 3 पे आ जाएंगे और ये नंबर 4 पे आ जाएंगे। तो 2 4 3 1। ग्रेट, बहुत अच्छा। चलिए, शासनकाल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब क्या लेंगे आप लोग? आगे लगता है प्रश्न नहीं है, खत्म हो गया है। एक मिनट, नहीं है प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित कीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। बाप रे बाप। नादिर शाह का आक्रमण, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। तीनों पानीपत को एक ही बार में क्लियर। तो नादिर शाह का दिल्ली में कत्लेआम, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया भाई साहब, कब हुआ था? 1739 में। ये अभी जस्ट ऊपर पढ़े हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है कब हुआ था? कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो? 1526 ईस्वी में। बी वाला बी का मिल गया। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, और मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों क्लियर हो गया। यहीं पे जो है वो किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, ये यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, नादिर शाह का दिल्ली में कत्लेआम 1739 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। ऑल क्लियर। ठीक, चलिए। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा सही है ये भी तो लगाना है ना। तो 1 का 4, 1 का 4 एक ही में है, वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर वही टाइप का प्रश्न है, 1 से 2 को सुमेलित करना है। चलिए करा जाए। 1556, 1600, 1680, 1739 हल्दी घाटी का युद्ध, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, शिवाजी का देहांत और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान करना। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में आपको पता है ईस्ट इंडिया, सबसे सरल वाले से करें तो, सबसे सरल वाले से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था भारत में व्यापार करने की दृष्टि से। ठीक है, तो बी वाला, बी का 4 वाला ऑप्शन अपना सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध भी बहुत, तो सबसे पहले नादिर शाह का दिल्ली पे कब्जा, ये वाला भी कर लिए हैं आप। ठीक है, डी का 2, डी का 2 हो गया सही। अब जो है वो 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। क्या 1526 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था या कब हुआ था? नहीं, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, समझे? इसलिए ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, अब 1556 में क्या होगा? एक 5वां ऑप्शन भी अपने पास है, जिंदा। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो कहाँ हुआ था? कालानौर में, गुरदासपुर के कालानौर में। वहीं पे उसको जो है वो हुमायूं के मरने की सूचना मिली और वहीं पे उसने अपना राज्यारोहण करवाया।
तो सबसे पहले ए का 5 हो जाएगा, जिसमें ए का 5 होगा ना, अगर एक ही में होगा तब तो वही ऑप्शन सही होगा, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये ऐसे क्यों बार बार कर रहा है। ए का 5 2 में है, तो बी वाले का देख लेते, बी का 4 जिसमें हो, तो बी का 4 बी वाले में है, यही अपना आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अता अली खां किसका नाम था? अबुल फजल का, अबुल फैजी का, टोडरमल का, आदम खां। आदम खां का था या इनमें से कोई नहीं? अता अली खां किसका नाम था? चलिए बताइए। अता अली खान इसमें से किसका नाम था? इनमें से किसी का नाम नहीं था। अता अली खान किसका नाम था? तानसेन का। ठीक है, अता अली खां किसका नाम था? तानसेन का। फेमस क्वेश्चन है ये भी, बहुत लॉजिकल नहीं है, सीधे याद कर लीजिए। निम्नलिखित मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? ठीक है, कालीकट, भरूच, कैम्बे और सूरत। कालीकट, भरूच, कैम्बे और सूरत। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है वो बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? ठीक है, अपने ऑप्शन आप लोग बताइए, किसे कहा जाता था? सूरत को। डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, निम्नलिखित को, फिर से वही काल क्रमानुसार वाला प्रश्न आ गया है। यहाँ पे कुछ चीज तो गड़बड़ कर रही है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करें। अहिल्याबाई, दुर्गाबाई, पद्मिनी और ताराबाई, इनका जो है वो काल लगाना था, किस मतलब कि काल क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सबसे पहले कार्यकाल किसका होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो पद्मिनी, रानी पद्मिनी का होगा। रानी पद्मिनी आपने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय से संबंधित है। ठीक है, फिर दुर्गाबाई जो है वो अकबर के समय से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो नंबर 2 पे आएगा। ताराबाई तो आपको पता है ना कि जो मराठा, उत्तरवर्ती मराठा, उनके समय से संबंधित है ताराबाई। ठीक है, तो ताराबाई का मेरे ख्याल से 3 पे होगा। और अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई जो है वो होलकर, ये मराठों के वंश ये भी थी, मतलब तो ये लास्ट में मराठा बागडोर को संभालती हैं राजा राम के समय। ठीक है, मतलब ताराबाई पहले थी, ठीक है, और अहिल्याबाई होलकर बाद में थी। ठीक है, नंबर 4 पे। तो ये अपना जो होगा वो 1 2 मतलब 3 2 4 और 1 होना चाहिए। 3 2, हाँ, बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, तो मित्रों आज प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है और आज इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। और दोस्तों आप जो है वो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो अगर आपको सफलता लेना है तो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जरूर एडमिशन। इंग्लिश मीडियम वाले भी ले, मतलब हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट खराब आ रहा है और ये बहुत चिंता का विषय रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि उनका रिजल्ट और अच्छा हो, इम्प्रूव हो, आंसर राइटिंग स्किल उनकी अच्छी हो और मेंस के जो है वो लिखने में उन्हें डर ना लगे। उनके डर को मैं मेंस स्टार्ट होने से पहले मेंस का डर खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए आप हमारे मेंस क्रैश कोर्स प्रोग्राम को जरूर 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 ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।